क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने बताया था कि फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अभी तक जावा में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट। ओके, सेकंड यूनिट में अब हम सीखेंगे क्लास को बनाना और क्लास के अंदर अकॉर्डिंग, जैसे आपने C++ में क्या सीखा था, क्लास, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसके अंदर मेथड डिफाइन करना और क्लास के अंदर डिफाइन मेथड को एक्सेस करना। ऐसे ही हम जावा में भी अब यूज करेंगे। अभी तक जावा का जो भी हमने चलाया प्रोग्राम वो नॉर्मली चलाया, क्योंकि जावा में कोई भी प्रोग्राम बनता है क्लास से ही स्टार्ट होता है। अब हम सीखेंगे अलग से क्लास को डिफाइन करना और उसको यूज करना, यानी कि ऊप्स के फीचर्स को जावा में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास बेसिकली आपको मालूम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में। ऑब्जेक्ट इन क्लास फिजिकली एज वेल, यदि फिजिकली बात की जाए तो ऑब्जेक्ट इन क्लास क्या होते हैं, जैसे पेंसिल है, एप्पल है, और ये बुक है, ये सारे रियल वर्ड की यदि बात करें, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनके एंटिटी होते हैं, इनका बिहेवियर होता है, किस टाइप का है, ये कलर किस टाइप का है, ये सब आपको C++ में भी बताया गया होगा। इसमें मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्टेट यानी कि रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करना। बिहेवियर रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्या वर्क करेंगे फंक्शन, और ये जो होगा डेटा वैल्यू होगी। और आइडेंटिटी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी टाइपिकली इंप्लीमेंट बाय द यूनिक आईडी, कोई ना कोई एक आईडी होगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे हम, वो आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिखाया,
ऑब्जेक्ट का डेटा रिप्रेजेंट करता है, ये उसका बिहेवियर यानी कि हम उसके फंक्शनैलिटी जैसे पैसे को निकालना, विड्रा करना, डिपॉजिट करना, पैसे को जमा करना, ऐसे। इट इज द यूज द इंटरनली बाय द जेबीएम, ये आइडेंटिटी जो यूज होगा वो जेबीएम मशीन के द्वारा ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्रत्येक ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो भी क्लास के मेथड होंगे, डेटा मेंबर होंगे, उनको एक्सेस कर सकता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ऑब्जेक्ट एन है इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो क्लास है आपका वो जो ब्लूप्रिंट आप पे एक तरह से क्रिएट होता है, और उसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन है। रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, रन टाइम एंटिटी विद द स्टेट एंड बिहेवियर, इंस्टेंस क्लास ऑब्जेक्ट जो होगा। और अब बात करें क्लास की, तो क्लास भी आप पहले पढ़ चुके हैं सी और सी प्लस प्लस में। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी। क्लास जो होती है एक क्या है, ग्रुप होता है, कॉमन प्रॉपर्टी जो रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं उनका एक ग्रुप। इट इज द टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। इट इज लॉजिकली एंटिटी कैन बी फिजिकली। क्लास के अंदर क्या क्या कंटेंट करके रखते हैं, फील्ड होगी, मेथड होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, ब्लॉक होगा, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेसेस। यहाँ पे इंटरफेसेस नया होगा जावा में, सी प्लस प्लस में आपने इंटरफेसेस यूज ना किया होगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जावा क्लास में क्या क्या पाया जाता है। फील्ड मतलब डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। अब जावा में कैसे क्लास को डिक्लेयर करते हैं, सिंटेक्स आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में सीधा सिंटेक्स लिखिएगा। अब हम अपने पोजीशन पे पहुंचते हुए आपको सिंटेक्स में जो लिखना है ध्यान दें, क्लास, क्लास का नाम, और यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेक, फील्ड और मेथड, यानी कि फील्ड को हम डेटा मेंबर भी कह सकते हैं, आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, और ये मेंबर फंक्शन। फंक्शन ओके। और लास्ट में कर्ली ब्रेक, यानी कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, सी प्लस प्लस में शायद सेमीकोलन यूज करते थे आप, और यहाँ पे जावा में कोई सेमीकोलन नहीं देना। इस प्रकार से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर देने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसमें फ्रेंडली एक्सेस स्पेसिफायर होता है। आगे मैं एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाऊंगा किस तरीके से जावा में काम करते हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक सभी पाए जाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर आपका जावा में भी। और फ्रेंडली एक एक्सेस स्पेसिफायर पाया जाता है जो कॉमनली यूज होता है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने पहले भी पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? ए वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, जो वेरिएबल क्लास के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, बट आउटसाइड द मेथड इज नॉन एज द इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास के अंदर तो क्रिएट होते हैं, लेकिन आउटसाइड द मेथड के आउटसाइड उनका यूज किया जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट द मेमोरी एट ए कंपाइल टाइम। इसकी जो मेन विशेषता होती है इंस्टेंस वेरिएबल की, कंपाइल टाइम में मेमोरी को लोकेट नहीं करते हैं। इट गेट द मेमोरी एट ए रन टाइम। इंस्टेंस वेरिएबल जो मेमोरी लेते हैं वो कब लेते हैं? रन टाइम लेते हैं, इससे हमारी मेमोरी वेस्टेज नहीं जाती है। दैट इज वे इट इज नॉन एज द इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, फंक्शन, जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन पढ़ा है, उन्हीं को जावा में क्या कहते हैं? मैथड कहते हैं। विच इज यूज टू एक्सपोज दैट द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है प्रॉपर्टी के, उनका बिहेवियर या उनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, क्या वर्क करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? मैथड डिसाइड करता है। ओके, एडवांटेज ऑफ मैथड, कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं यदि मैथड बना होगा। ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कोड का। ये सारे बेनिफिट हमको मैथड में मिलते हैं। न्यू कीवर्ड, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जावा में, तो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। द न्यू कीवर्ड यूज टू एलोकेट द मेमोरी एट ए रन टाइम। मैंने बताया कि जावा जो है रन टाइम में मेमोरी को लोकेट करता है।
पहले से कंपाइल टाइम में कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, तो नी कीवर्ड जो है रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट करता है। ऑल ऑब्जेक्ट गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया में सभी मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लास मेन विद इन द क्लास के अंदर हम अब एक एग्जांपल आपको बनाकर समझाने वाले हैं, जिसमें से क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट और आप क्लास को यूज कर सकते हैं। कैसे? या ये एग्जांपल आपको देखना है जावा का, बहुत सिंपल सा पहला एक एग्जांपल। यहाँ पे क्लास देखिए डिफाइन किया गया, सिंपल। यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, ये आपको मालूम है डेटा मेंबर, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल होगा। दो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास बनाया और क्लास के अंदर ये दो मेथड क्रिएट किए और मेन मेथड को हमने लिखा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, देखिए ये ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं आगे उसका सिंटैक्स हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा हमने एक क्लास लिया, क्लास के अंदर हमने आईडी नाम का एक वेरिएबल लिया, एक स्ट्रिंग लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर गए और यहाँ पे हमने स्टूडेंट, ये क्लास का नाम है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कई बार ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, कंसोल का, स्कैनर का, कल मैंने बताया था। उसी प्रकार से क्लास का नाम स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट नेम s1 इक्वल टू न्यू इसमें लगाते हैं और यहाँ पे फिर से क्लास का नाम और आपका पैरेंथेसिस यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना s1 को मैं प्रिंट करा सकता हूँ s1.id s1.name, जबकि अभी इनमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। s1 में ना तो कोई वैल्यू इनिशियलाइज है ना तो कोई आईडी इनिशियलाइज है। यदि कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो देखिए क्या होता है, हमको आउटपुट में क्या मिलेगा। मैं इसको एक बार सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। वन सेकेंड, हमने इसका अच्छा मेन का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, सेव चेंजेस करने के बाद सेव करना था जावा स्टूडेंट। देखिए जीरो और नल, मैंने बताया था जावा में यदि कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं तो गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होता है, तो इंटीजर है, फ्लोट है, सभी की वैल्यू निर्धारित की गई है। मैंने आपको लिखाया भी था, इंटीजर था इसलिए जीरो दिया और स्ट्रिंग थी तो नल दिया। ये हमको बेनिफिट है। मान लो इनमें हमको वैल्यू स्टोर करना होता है तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ता है, s1.id इक्वल जो भी आपको वैल्यू देना है और s1.name। यदि ऐसा हम लिखते हैं तो क्या होगा, अब देखिए मैंने इसको सेव किया और उसको कंपाइल किया और रन किया। ये देखिए अब जो वैल्यू हमने दिया 50 और राम प्रिंट कर दिया। यदि हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, बहुत सिंपल सा, अभी हमने क्लास के अंदर ही एग्जांपल लिखा है। पहला एग्जांपल है हमारा, क्लास बनाया, उसी क्लास में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेन मेथड भी हमारा इसी में, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, दोनों वेरिएबल पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया, इसके बाद दोनों वैल्यू को हमने प्रिंट किया एक ही क्लास में। तो इसका नाम आप देंगे पहले ऑब्जेक्ट एंड क्लास मेन विद इन द क्लास, ये आप हेडिंग बनाएंगे और ये एग्जांपल बनाएंगे, यानी कि मेन विद इन द क्लास। क्लास के अंदर मेन भी है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हमने यूज किया है और उसको हमने बनाया। ओके स्टूडेंट, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट? आदित्य? नो सर। ओके, ये एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे विदाउट मेन।
यदि हमको मेन नहीं बनाना है, ऑब्जेक्ट इन क्लास मेन आउटसाइड द क्लास, ये जो था इनसाइड द क्लास था, मेन विद इन द क्लास था। ये एग्जांपल आप यहाँ लिख लेंगे, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूं। ये एग्जांपल हमारा जो था मेन विद इन द क्लास। ओके, अब दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। जो दूसरा मेथड है हमारे पास, मेन आउटसाइड द क्लास। ओके स्टूडेंट, आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड बनाना है हमको, तो यानी कि हमको क्लास भी डिफाइन करना होगा। मैं एक बार पहले समझा देता हूं आपको। आउटसाइड में क्या होता है, हमें क्लास भी अलग से बनाना पड़ेगा, फिर मेन क्लास अलग बनानी पड़ेगी, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ, इसकी हमको क्लास अलग, मान लीजिए स्टूडेंट क्लास ही बना दिया, तो यहाँ पे हमने इस क्लास को क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट, फिर एक क्लास हमको इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, क्लास एम बना दिया हमने। मेन की क्लास अलग बनेगी और आपकी वो क्लास अलग हो जाएगी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टूडेंट का, फिर इनिशियलाइज करोगे, फिर उसको प्रिंट करोगे। अब बात ये आती है सेव किससे करेंगे। जिस जिस क्लास के अंदर मेन मेथड हो उससे आपको क्या करना है, इसको प्रोग्राम को सेव करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा m.java। ये देखिए, आउटसाइड द क्लास मैंने इसको बना दिया, अलग से हमने क्लास को डिफाइन कर दिया, और ये क्लास मैंने अलग कर दिया, मेन की क्लास अलग किया। इसके बाद वैल्यू को मैंने क्या किया, इनिशियलाइज। ओके, अभी जो भी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है मेन क्लास से किया है, क्लास मेरी अलग है। अब मैं चाहता हूँ क्लास के अंदर मेथड भी, अभी तक मैंने क्लास के अंदर मेथड नहीं यूज किया, ये डिफाइंड क्लास है। सिर्फ हमने क्या यूज किया है अभी तक, डेटा मेंबर को यूज किया है, यानी कि वेरिएबल को क्रिएट किया है, मेथड को हमने यूज नहीं किया है। ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम तीन तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट, एक तो मैंने इनिशियलाइजेशन आपको डायरेक्ट बता दिया, जो डायरेक्ट आप क्लास के अंदर और यहाँ पे मेन क्लास पे जाकर के उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है इनिशियलाइजेशन का, कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये आपको मालूम ही है। थ्रू द मेथड, यदि आप मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमको मेथड बनाना पड़ेगा। यदि मेथड के थ्रू हमको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है, तो अभी हमने यहाँ क्लास बनाया है, यहाँ पे हमने ये बनाया है, यहाँ यहीं पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, मेथड। और मेथड डिक्लेरेशन सेम प्रोसेस जैसे C++ में होती थी। आप रिटर्न टाइप देना चाहते हैं कि नहीं, वाइड, मेथड का नाम देंगे, गेट डेटा, जो भी आप देना चाहें। और यदि पैरामीटराइज लेना है तो पैरामीटराइज ले सकते हैं, इंट, कोई ना कोई आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। एक हमको स्ट्रिंग चाहिए तो हमने लिखा स्ट्रिंग एस। ये दो पैरामीटर आपके मेथड में आएंगे और इनकी वैल्यू किस में स्टोर करना है, सेम उसी के तरीके जैसे हमने वैल्यू स्टोर किया था id इक्वल C++ में। और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो डायरेक्ट आप यहाँ स्टोर करा सकते हैं मेथड में। आईडी जो आए, ए की वैल्यू आए वो आईडी में स्टोर हो जाए, ऐसा। और यहाँ पे नेम में एस की वैल्यू स्टोर हो जाए, ऐसा। प्रिंट कराने का मेथड देना है तो प्रिंट मेथड भी आप यहाँ बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल पे बताया। आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं और उस वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। प्रिंट मेथड बनाना है तो आप प्रिंट मेथड भी बना सकते हैं। इसी को रख देता हूँ। या देखिए, डिस्प्ले, छोटा सा मेथड बना लेते हैं डिस्प्ले नाम का। डिस्प्ले नाम का मेथड मैंने यहाँ बना दिया और यहीं पे मैंने सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट करा।
क्या प्रिंट कराना है मुझे? यहाँ पे मुझे प्रिंट देना है आईडी और इधर मुझे देना है नेम। आईडी और नेम प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्लास को क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट, क्लास क्लोज होने के बाद अब मेन मेथड में जब मैं जाऊंगा तो अब मुझे ये इनिशियलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और ये भी मुझे प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सीधा क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अपने मेथड को कॉल करूंगा। तो s1 डॉट गेट डेटा, पहले गेट डेटा को कॉल किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद फिर मैं कॉल कर दूंगा s1 डॉट डिस्प्ले, और इसको मैंने सेव किया और इसको रन किया। अच्छा, आर्गुमेंट हमने यहाँ पास करना होगा। दो आर्गुमेंट हमने लिया है गेट डेटा में, आईडी और नेम। यहाँ से मैं आईडी पास कर देता हूँ, मान लीजिए 2, और नेम में पास कर देता हूँ रमेश। स्टूडेंट, सेव किया, रन किया। ये देखिए, तो आईडी आपको 2 मिल गई, नाम रमेश मिल गया। अब आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, ऐसे ही आप बनाते थे प्रोग्राम को, सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना के आपको बताया। सिंपली क्लास बनाया, उस पर डेटा एक्सेस करने के लिए मेथड डिक्लेयर किया। मेथड के अंदर गेट डेटा हमने एक लिया जिसमें डेटा को गेट कराया, और एक मेथड मैंने डिस्प्ले नाम का बनाया जिसमें डेटा को मैंने क्या किया, डिस्प्ले किया। ओके, यहाँ पे मेन पे गया मैं, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया s1, गेट डेटा को कॉल किया, और यहाँ से मैंने गेट डेटा को डिस्प्ले के माध्यम से दोनों पैरामीटर को पास किया। अब एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं। एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक और मैं बना रहा हूँ, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है तो s2 कर देता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे s2 मैंने बनाया, और यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट से भी मैं इसको कॉलिंग कर सकता हूँ। कैसे? अब s2 डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर मैं पास करूंगा, सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ s2 डॉट डिस्प्ले, फिर से कॉल कर दूंगा s। इसको मैंने सेव किया, अब मैंने रन किया, अब हमारे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो 2 बार डिस्प्ले होगा डेटा। ये देखिए, दोनों ऑब्जेक्ट के माध्यम से रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। पहला वाला 2 रमेश, 1 नंबर उमेश। इसमें किसी को प्रॉब्लम स्टूडेंट? मेन आउटसाइड द क्लास है, मैंने इनसाइड भी क्लास बताया और आउटसाइड भी बताया। एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? नो सर, कोई ओके प्रॉब्लम। ओके, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको चलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने इनसाइड आउटसाइड दोनों तरीके से बता दिया। ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज करना, ये आप शायद जानते होंगे, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी ही मेमोरी में इसकी कॉपी बनती जाती है, क्योंकि S1 के पास ये दोनों मेंबर होंगे, आईडी और नेम, और S2 के पास भी ये दोनों होंगे, आईडी और नेम। जितने हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, क्लास के अंदर जितने भी मेंबर, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे, सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बढ़ेंगे, हीप मेमोरी में उसके मेंबर बढ़ेंगे। ये हीप मेमोरी एरिया है, ये स्टैक। कंस्ट्रक्टर के माध्यम से भी इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर, जैसा कि आपको मालूम है कि जब क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम आपका सेम कर देते हैं और मेथड नेम, वो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है, क्लास और आपका मेथड। और तो कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली इनिशियलाइज होता है,
उसके माध्यम से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि एम्प्लॉय यहाँ पे हमने बनाया, और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके भी उसको हम इनिशियलाइज करेंगे आगे। कंस्ट्रक्टर आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये हेडिंग आपको समझना है। व्हाट आर द डिफरेंट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में कई तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। ये कौन कौन से तरीके हैं, इनको आपको समझना है। एक तो बाय न्यू कीवर्ड, जो अभी मैंने बताया, न्यू कीवर्ड के माध्यम से मैंने आपको बनाना बताया। ये पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कितने तरीके से ऑब्जेक्ट यूज किए जा सकते हैं। बाय न्यू इंस्टेंस मेथड के माध्यम से, मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये 5 तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं जावा में। बाय न्यू कीवर्ड, बाय न्यू इंस्टेंस मेथड, बाय क्लोन मेथड, बाय डिसलाइजेशन और बाय फैक्ट्री मेथड के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम जावा में ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। इनोनेम्स मतलब जब हम ऑब्जेक्ट का नाम निर्धारित नहीं करते हैं, देखिए जैसे डायरेक्ट न्यू और क्लास, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं जब नाम निर्धारित न किया जाए क्लास का। कॉलिंग द मेथड थ्रू द रेफरेंस, डायरेक्ट रेफरेंस के माध्यम से कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट हम ऐसे कॉल कर सकते हैं न्यू, और सीधा हमने क्लास का नाम लिख दिया, क्योंकि क्लास नेम और मेथड नेम जब सेम होते हैं तभी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसको भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो मैंने यूज करना बताया दूसरा मेथड, ये हमने यूज करना सीखा ही, कि क्लास का पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर ऑब्जेक्ट के माध्यम से मेथड को कॉल कर लिए, ये भी हो सकता है। ये कहलाता है कॉलिंग मेथड थ्रू द अननोन ऑब्जेक्ट, कॉलिंग मेथड है। तीसरा, हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते थे, क्लास नेम डायरेक्ट और डॉट मेथड नेम मैं यहाँ पे दे सकता था, डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते थे। मैं इसी में चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ जो हमने बनाया। यहाँ पे मान लीजिए S1 को हटा दें, S1 मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूं और यहाँ पे सीधा मैं लिख देता हूं न्यू स्टूडेंट, ऐसे बात कर रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है जावा में। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, इसमें 2 मेथड यूज हुए। एक तो डायरेक्ट, मैं इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता था। इसको मैं सेव करता हूं। ये देखिए कोई इफेक्ट नहीं, नल वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं है हमारा स्टूडेंट, इसलिए ये जो गेट डेटा है डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। ये हम तब करेंगे जब मैं इसको क्या बना दूंगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है आपको मालूम है, मान लीजिए मैं इसको कंस्ट्रक्टर बना देता हूं। डायरेक्ट आपका कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो सकता है। मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजेस और किया, अब देखिएगा इसका इफेक्ट। अब देखिए चूंकि ये न्यू कीवर्ड है, कंस्ट्रक्टर क्लास स्टूडेंट कैन अप्लाई द टाइप, जब कंस्ट्रक्टर बन जाएगा नो आर्गुमेंट इसको, फिर हमको अलग से इसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमने टू जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको हमको हटाना होगा। चूंकि कंस्ट्रक्टर हो गया, तो अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं इनको क्लास को कॉल करने के। आप कंस्ट्रक्टर बनाना है कि नहीं बनाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड गिव द टाइप, ये टाइप आपका यूज नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको जो हमने पहले बताया था ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उसको फिर क्या करना होगा, कॉल करना होगा। तो हम कई तरीके से ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल एग्जांपल जो हमने यूज किया था फैक्टोरियल का, डायरेक्ट न्यू अप्लाई करके मैं एक बता देता हूं आपको। देखिए यदि आपको इस तरीके से बनाना है प्रोग्राम को, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्लास बनाया हमने, फैक्ट नाम का एक यहाँ पे क्या बनाया, मेथड बनाया, फैक्टोरियल निकालने के लिए लूप यूज किया हमने, और डायरेक्ट वैल्यू को इनिशियलाइज किया। इसके बाद इसके फैक्टोरियल को प्रिंट किया। अब जब मैं मेन में गया, मेन के अंदर ही हूं मैं,
कंस्ट्रक्टर तभी होगा सेम क्लास पे होगा। मैंने वहां पे क्लास अलग अलग बना रखी थी, वो क्लास अलग थी, मेन क्लास मेरी अलग थी, आउटसाइड मैंने समझाया था। इसमें मेरी मेन क्लास इसी में है, मेथड भी इसी में है, तो दोनों अब इसको डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग मेथड विद द एनोनिम्स ऑब्जेक्ट, इसको हम एक साथ एनोनिम्स के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं इसको, देखिए कैसे कॉल कर सकता है। यदि अलग अलग क्लास है तो फिर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास एक ही है, इसी के अंदर मेन भी है और इसी के अंदर मेरा मेथड भी है और इसी के अंदर मैं कॉल भी कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉट जावा डॉट जावा, ये देखिए फैक्टोरियल निकाल दिया। तो आप समझ गए, जब हमको ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो इसका मतलब है कि हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है सेम क्लास होनी चाहिए। इसी क्लास के अंदर, मतलब हम जिस क्लास में हमने मेन मेथड डिफाइन किया है उसी में यदि हमारा मेथड भी है और उसी के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट भी बना है तो हम उसको आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं जावा में प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने बताया था कई अलग अलग प्रकार से न्यू कीवर्ड, इंस्टेंस कीवर्ड, क्लोन बना करके, डिसरियलाइजेशन, कई प्रकार से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बाय वन टाइप ओनली, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए जा सकते हैं ऐसे। मैं यहीं पे समझा देता हूँ, यानी कि जैसे रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, कामा 2 लेना है तो न्यू करके रेक्टेंगल ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी वहां पे अलग अलग क्रिएट किया था, कामा लगा के न्यू करके मैं वहीं पे क्रिएट कर सकता था। कभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कई मेथड्स मैं बता रहा हूँ आपको। या देखिए यहाँ पे क्लास लिया आपने, यहाँ यहीं पे इसी पे मेथड डिफाइन किया और यहीं पे इसको प्रिंट किया। यहाँ मेन पे गए, ये क्लास आपकी अलग है, ये क्लास आपकी अलग है। मेन पे गए आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट किए तो R1 लिया, कामा लगा के यहीं पे मैं R2 लिख सकता हूँ, न्यू रेक्टेंगल। यहाँ पे ये लाइन न लिख करके, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे हमको बचत होती है। यहाँ पे यदि मैं लिखता तो मुझको ये रेक्टेंगल फिर से लिखना पड़ता, रेक्टेंगल ऐसे मुझको डिफाइन करना होता ऑब्जेक्ट। ऐसा ना डिफाइन करके मैं यहाँ पे कामा लगा के भी दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकता हूँ जावा में, ये फैसिलिटी है। यदि C++ होता तो क्या होता, 2 बार मुझे लाइन लिखनी पड़ती। इसके पहले जो मैंने प्रोग्राम बताया 2 बार पे बताया, दोनों अलग अलग लाइन थी। रेक्टेंगल का R1 एक बार अलग बनाया, R2 अलग बनाया। यहाँ पे मैं एक ही लाइन पे 2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, R1 भी R2 भी। तो आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जो सेव करना है वो किससे करना है, जिसमें मेन हो उस नाम से आपको क्लास को सेव करना है। यदि आप सेव इस क्लास से भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रन करने के लिए जो जिस नाम से मेन क्लास होगी उसी से आपका प्रोग्राम रन होगा। वो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे। ये देखिए, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के मैंने 3 मेथड बेसिकली आपको बताए। एक तो सिंपल, दूसरा न्यू कीवर्ड का यूज करके सीधे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, फिर तीसरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तीनों ऑब्जेक्ट हो गए, तो इनको आज आप ट्राई करिएगा, क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, तीनों तरीके से यूज करना। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताएंगे। ओके, इसी प्रकार से धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहे हैं।